हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जावा में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, सैम्पल प्रोग्राम्स, है ना। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स पढ़ लिया, कांस्टेंट वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स करके देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रोग्राम किया था जिसमें हम लोगों ने प्रिंट करने सीखा था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग कुछ और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग कुछ और भी टर्म्स को सीखेंगे कि कैसे उसको करते हैं। उसके बाद फिर आगे के डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, ये आप अपने से भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कॉपी में पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बताएंगे, फिर एक नेक्स्ट 2-3 प्रोग्राम आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा जब हम क्वेश्चन लिखें तो उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद फिर उस वीडियो को प्ले करके आप लोग आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम एक प्रोग्राम आज हम लिखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है। जैसे पिछले बार हम लोगों ने लिखा था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आज हम लोग कर रहे हैं प्रिंट इंटर 2 नंबर्स, है ना, इंटर 2 नंबर्स, फाइंड एंड प्रिंट सम ऑफ देम, है ना। क्या हमको करना है, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, इंटर 2 नंबर्स, ठीक है, इंटर 2 नंबर्स, फाइंड एंड प्रिंट सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, ठीक है। 2 नंबर इनपुट करना है और उसका सम निकालना है। तो अभी तक हम लोगों ने इनपुट करने तो सीखा नहीं, डिस्प्ले करने सीख लिया है, ठीक है। और रन टाइम में तो इसको पहले हम दिखाते हैं कि सिंपल हम कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ कैसे एडिशन करेंगे। फिर हम लोग इसका इनपुट लेने भी हम लोग सीखेंगे, टेकिंग इनपुट एट द रन टाइम। तो सबसे पहले क्या हमको करना है, इसका जो प्रोग्राम सोर्स कोड होगा उसमें हम लिखेंगे क्लास XYZ, ठीक है। कोई भी क्लास ले लिए, क्लास का नाम हमने रखा XYZ, आप सम, ऐड, कुछ भी नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ आपको 2 नंबर इनपुट वेरिएबल नंबर स्टोर करने हैं। तो 2 नंबर के लिए 2 मेमोरी चाहिए होगा, और मेमोरी आपको किससे मिलता है, वेरिएबल्स के थ्रू या फिर कांस्टेंट के थ्रू। तो हम यहाँ वेरिएबल्स के थ्रू मेमोरी लेते हैं। तो इंटीजर मेमोरी लेते हैं एक N1, जिसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 25, और एक मेमोरी हम यहाँ ले लेते हैं इंट N2, इसमें डाल देते हैं 33, और एक और वेरिएबल हम इसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए लेते हैं SUM, है ना। 3 वेरिएबल लिया। यही चीज़ को हम, इन 3 लाइन को हम एक लाइन में भी लिख सकते थे इस तरह से कि INT N1 इज इक्वल टू 25 और N2 इज इक्वल टू 33 और SUM, इस तरह से भी हम एक लाइन में लिख सकते थे। या फिर और भी दूसरे कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड, है ना, प्रिंट। एक सिंपल सा भी हम मेथड बना रहे हैं, प्रिंट नहीं, डिस्प्ले नाम का मेथड बना रहे हैं, ठीक है। और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2। यहाँ हमने क्या किया, N1 और N2 के वैल्यू को ऐड करके सम में रख लिया। देखिए, आपको हम क्लास पढ़ाने समय हम बताए थे कि कोई किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, मेथड। तो यहाँ पर हमको एक टास्क परफॉर्म करना था कि N1 और N2 के वैल्यू को ऐड करके सम में स्टोर करना था। तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, मेथड बनाना होगा, इसलिए हमने डिस्प मेथड बनाया। अब इसको डिस्प्ले भी करना है तो इसके लिए आप अलग से कोई दूसरा मेथड भी बना सकते हैं, या फिर इसी में डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले कर लेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट क्या करना है आपको, SUM का वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद इसको क्लोज। अब इसमें मेन मेथड आपको लगाना होगा। तो मेन मेथड, आप ये सारा काम मेन मेथड में भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप यहाँ मेन मेथड लगाए, पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक
void main, और यहाँ पर आप क्या बनाए स्ट्रिंग अर्ग। ये मेन मेथड के बारे में हम पूरे डिटेल में आपको समझा चुके हैं कि इसमें कौन कौन सा टर्म किस पर्पस के लिए लिखा गया है, और इसमें हमको क्या करना है इस डिस्प को एक्सेस करना है। तो डिस्प क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर है और मेन हमारा स्टैटिक मेंबर है। तो जावा में या है ना क्या होता है, जो स्टैटिक मेंबर होता है वो नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर हम यहाँ डिस्प को कॉल करेंगे तो डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, तो उसको कॉल करना ही है हमको, क्योंकि एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए आपको XYZ का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाना होगा। तो XYZ का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम देन स्पेस देके ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम आइडेंटिफायर होता है, यूजर डिफाइंड होता है, सो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट नेम दे दिए OB इज इक्वल टू न्यू, और फिर से क्लास नेम और फंक्शन ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पर ये असल में कंस्ट्रक्टर होता है, बट बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ वापस से क्लास नेम और उसके साथ मेथड फंक्शन ब्रैकेट। और अब ये जो ऑब्जेक्ट बना स्टैटिक मेंबर के अंदर बना है, तो ये भी स्टैटिक हो गया, और इसके थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट को ये डिस्प मेथड मिल गया। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, OB डॉट डिस्प को हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, मेन मेथड में डिस्प को कॉल कर लिया। तो ये डिस्प को कॉल करेंगे तो ये इसको कॉल करके N1 + N2 को ऐड करके सम में स्टोर करेगा और सम को डिस्प्ले भी कर देगा। तो ये सारा काम हो गया। तो हम यहाँ पर ये क्या किए, मेन मेथड को क्लोज किए, और इसके बाद हमने अपने क्लास को भी क्लोज किया। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको सेव करना होगा। सेव करना होगा किस नाम से, तो XYZ जावा के नाम से इसको सेव करना होगा। ये प्रोग्राम आपको लिखना कहाँ है, नोटपैड में सेव करना है XYZ.java। जावा एक्सटेंशन नेम होगा सोर्स कोड का। फिर रन कराने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। ये सारा हम बता चुके हैं कैसे रन करवाना है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, वहाँ पर आपको जिस पाथ में जिस लोकेशन पर आपको आपने ये फाइल सेव किया है, पहले उस कमांड प्रॉम्प्ट में उस लोकेशन पर आपको स्विच करना होगा। स्विच करने के बाद है ना, वहाँ पर आपको सबसे पहले इसको कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस XYZ.java और इंटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये आपका कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो जाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको लिखना होगा जावा, ठीक है, एक बार कंपाइल हो जाएगा विदाउट एरर, तो जावा स्पेस XYZ और इंटर। तो आपको ये रन करेगा। रन करने समय आपके सामने डिस्प्ले कर देगा सम, यानी कि 25 + 33 का वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स है वो हमको जानने हैं, जैसे system.out.print और println। हमारे पास दो मेथड है, प्रिंट और println, टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द कंसोल स्क्रीन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं प्रिंट और println में, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि कैसे डिस्प्ले करता है। तो प्रिंट और println दोनों system.out क्लास के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रिंट मेथड के अंदर कोई भी मैसेज जब होगा तो उस मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करके कर्सर को उसी के एंड में छोड़ देगा, है ना, उसको नेक्स्ट लाइन पे नहीं ले जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। जबकि println क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद गिवन मैसेज को, है ना, लास्ट में जैसे इसको सेमीकोलन मिलेगा कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर कर देगा। कहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, तो अगर सपोज हमने लिखा है system.out.print, यहाँ पर हमने लिखा हेलो, और फिर हमने लिखा system.out.print हेलो और वर्ल्ड। तो इसका जब आउटपुट आप देखिएगा कि आउटपुट इसका क्या आता है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपके पास हेलो, और इसको जैसे सेमीकोलन मिलेगा तो ये चूंकि प्रिंट है, प्रिंट ln नहीं है, तो ये हेलो लिखकर यहीं पर कर्सर को छोड़ देगा। और दूसरा बार जब ये प्रिंट करेगा तो कर्सर चूंकि यहाँ है तो यहीं से ये वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, वर्ल्ड। ठीक है,
तो ये इस तरह से डिस्प्ले करेगा, दो अलग अलग स्टेटमेंट होने के बावजूद। इसी को अगर हमने इस तरह से लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ हमने लिखा हेलो, और फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होगा, तो सबसे पहले ये लाइन ये स्टेटमेंट रन करेगा तो हेलो को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जैसे ही सेमीकोलन मिलेगा तो ये एलएन इसको नीचे कर देगा, जो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था उस कर्सर को यहाँ ले आएगा, और ये जब लाइन रन करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, वर्ल्ड। तो इसमें क्या हो रहा था, प्रिंट में प्रिंट करने के बाद कर्सर को एंड में ही छोड़ देता है, जबकि प्रिंट एलएन प्रिंट करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन में ट्रांसफर कर देता है। समझ में आया? तो ये था प्रिंट एंड प्रिंट एलएन के बीच में डिफरेंस। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आपका क्या है, इसमें कुछ वेरिएबल, अब आप इसमें वेरिएबल में इनपुट लेना चाहते हैं रन टाइम में। ये तो है क्या कि ये आप जब भी रन करवाइएगा तो हमको हमेशा जो आउटपुट मिलेगा वो 25 और 33 का ही सम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमको प्रिंट और प्रिंट एलएन में सीखना है। जैसे ये अभी हमने जो प्रिंट किया वो मैसेज प्रिंट किया, लेकिन मैसेज के साथ अगर हमको वैल्यू भी प्रिंट करवाना है किसी वेरिएबल का, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को आप इसको लिख लीजिए। जैसे हमको मैसेज चाहिए था, मैसेज हम आउटपुट में क्या चाहिए, हमको एक मैसेज के साथ किसी वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो देखिए, एनीथिंग विच इज रिटेन विद इन द डबल कोट विथ प्रिंट और प्रिंट एलएन मेथड इज डिस्प्लेड एज इट इज ऑन द स्क्रीन, है ना। जो भी चीज़ हम प्रिंट या प्रिंट एलएन के साथ डबल कोट में लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ हम विदाउट डबल कोट लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि कंपाइलर उसका वैल्यू ढूंढेगा। अगर वो चीज़ कहीं डिफाइंड है और उसका कुछ वैल्यू है तो उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अगर वो टर्म डिफाइंड नहीं है तो वो उसको एरर बोल देगा, ठीक है। तो क्या है प्रिंट और प्रिंट एलएन में, प्रिंट और प्रिंट एलएन के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, इनके बारे में बात करें तो एनीथिंग which is written within double quote है ना, are displayed as it is on console screen। console स्क्रीन कहते हैं या आउटपुट स्क्रीन। मगर इसमें भी कुछ को छोड़ देता है, एक्सेप्शन है कुछ इसमें। तो एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो एस्केप सीक्वेंसेज है ना। एस्केप सीक्वेंसेज डबल कोट में होते हैं लेकिन फिर भी एज इट इज डिस्प्ले नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उनको छोड़कर बाकी जितना भी चीज़ है डबल कोट में जैसे होगा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। तो एस्केप सीक्वेंस कौन कौन से हैं, एस्केप सीक्वेंस में आपके पास है /n, ये सब एस्केप सीक्वेंस है जो कि डबल कोट में होकर भी क्या होता है, एज इट इज डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से /n, /b, /t, /1/1 फॉरवर्ड स्लैश, फिर
स्लैश सिंगल कोट स्लैश डबल कोट, है ना। ये सब हमारा क्या है, हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेज हैं जो कि डबल कोट में होकर भी एज इट इज डिस्प्ले नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पर हमने लिखा हेलो स्लैश एन वर्ल्ड, ठीक है। तो स्लैश एन हमारा न्यू लाइन के लिए यूज होता है। तो हमारा क्या डिस्प्ले होगा, आउटपुट हेलो, और ये स्लैश एन क्या करेगा, लाइन चेंज कर देगा। अभी यहाँ पहुँचा ही नहीं, यहाँ पहुँचने के बाद ना यहाँ प्रिंट एल एन या प्रिंट अपना काम करेगा कि एल एन है तो लाइन चेंज करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो यहाँ तो अभी नहीं पहुँचा, ये बीच में ही है, बट बीच में स्लैश एन लगा हुआ है। तो स्लैश एन डबल कोट में देखिए एज इट इज प्रिंट होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन में है। सो ये एज इट इज ना प्रिंट होकर ये लाइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, लाइन को नीचे कर देगा और उसके बाद फिर वर्ड प्रिंट होगा। तो इस तरह से हमारा आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरह स्लैश बी क्या करता है, स्लैश बी एक बैक स्पेस कर देता है। तो बैक स्पेस जैसे आपने कोई वर्ड लिखा PDF वर्ड में, MS DOS में या नोटपैड में, और वर्ड लिख दिया XYZ और बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा तो XYZ में से Z डिलीट हो जाएगा, XY बचेगा। तो वही काम करता है स्लैश बी। आपने कोई सी वर्ड के लास्ट में अगर स्लैश बी लगा दिया है तो वो लास्ट से जो एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ होगा उसको एक कैरेक्टर डिलीट कर देगा। 2 बार लगा दीजिए, 2 कैरेक्टर डिलीट कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सिस्टम, अब ये सिस्टम डॉट हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में हम आपको लिख दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि जब आपको कोड लिखना है तो पूरा लिखना होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने लिखा हेलो और स्लैश बी लगा दिया, तो ये क्या हमको आउटपुट में देगा, तो ये आउटपुट में देगा हेलो। ये पूरा डिस्प्ले होगा बट स्लैश बी के कारण वो डिलीट हो चुका होगा। तो आपको सिर्फ आउटपुट में HELL दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। इसी तरह स्लैश टी आपका जो है, ये स्लैश टी 1 बैक स्पेस के लिए यूज होता है। डबल स्लैश सिंगल स्लैश को प्रिंट करने के लिए, स्लैश फॉरवर्ड एक फॉरवर्ड स्लैश को प्रिंट करने के लिए, स्लैश सिंगल कोड को डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट स्क्रीन पर, स्लैश डबल कोड को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको बीच में हिमालय प्रिंट करना है, द हिमालय को डबल कोट में प्रिंट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहाँ डबल कोट स्टार्ट किया द हिमालय। अब हम यहाँ पर अगर सोच रहे हैं कि ये डबल कोट लगा के ऐसे हम और ऐसे प्रिंट कर लिए तो ये नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जब यहाँ से शुरू करेगा तो इसको मान लेगा कि ये क्लोजिंग है, तो फिर कहेगा कि ये आउट ऑफ स्कोप निकल गया तो यहाँ एरर है। तो हमको इसको क्लोजिंग नहीं बताना है, इसको कहना है कि ये प्रिंट करना है, तो इसके साथ स्लैश लगाएंगे। इसी तरह इसको फिर क्लोजिंग मान लेगा तो ये वाला आउटपुट आउट ऑफ स्कोप निकल जाएगा, तो इसको भी डिस्प्ले करना है तो इसके पहले भी स्लैश लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आउटपुट में जो आपके पास रिजल्ट आएगा क्या आएगा, द, और यहाँ पर ये डबल कोट डिस्प्ले करेगा, ना कि इसको क्लोजिंग मानेगा इसका, हिमालय। इसके बाद यहाँ पर भी ये डबल कोट को क्लोजिंग नहीं मानेगा, इसको डिस्प्ले करेगा, इसको क्लोजिंग मानेगा, तो ये क्लोजिंग हो जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एस्केप सीक्वेंसेज काम करते हैं डबल कोट में होने के बावजूद एज इट इज डिस्प्ले ना होकर किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो एक चीज़ हमने सीखा कि प्रिंट और प्रिंट एलएन में जो भी चीज़ हम लिखेंगे डबल कोट में वो एज इट इज डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर विदाउट डबल कोट लिखेंगे तब क्या होगा, है ना। तो क्या है उसका कि इफ वी राइट, है ना, एनीथिंग विदाउट डबल कोट,
विदाउट डबल कोट, किसमें? प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड में। तो एनीथिंग इफ वी राइट एनीथिंग विदाउट डबल कोट, है ना, हम बात कर रहे हैं प्रिंट और प्रिंट एलन का, लिख देते हैं इन प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड if we write anything without double quote in print and print ln method, then compiler क्या करेगा? try to search the value of given item, given है ना आइटम, जो भी वहाँ पर लिखे होंगे गिवन, उसको मान लेगा, उसको वेरिएबल मान लेगा या मेमोरी नेम मान लेगा, ठीक है, तो उसका वो वैल्यू ढूंढना शुरू कर देगा। तो क्या करता है? देन कंपाइलर ट्राई टू सर्च वैल्यू ऑफ गिवन आइटम, उस आइटम का वैल्यू ढूंढना शुरू कर देगा, है ना। इफ इट इज फाउंड देन प्रिंट इट, इफ इट इज फाउंड, अगर वो वैल्यू मिल गया, वो डिफाइंड है ना, इफ इट इज डिफाइंड और फाउंड जो बोलिए, देन प्रिंट इट्स वैल्यू, प्रिंट इट्स वैल्यू, उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। अदरवाइज अब अगर नहीं डिफाइंड है, नहीं मिला, तब उस केस में डिस्प्ले एरर, है ना, आइटम इज नॉट डिफाइंड, आइटम इज नॉट डिफाइंड, इस तरह का एरर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, जैसे एक वेरिएबल हमने बनाया इंटीजर n, जिसका वैल्यू हमने डाल दिया 5, और इसको हमको डिस्प्ले करना है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? system.out.print आप पूरा लिखिएगा और यहाँ पर n लिख देंगे, तो ये हमको आउटपुट में क्या देगा? आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? 5। यहाँ पर n को प्रिंट नहीं करेगा, n का आउटपुट वैल्यू फाइंड करके प्रिंट कर देगा। यही अगर n डिफाइन नहीं होता तो उस केस में हमको क्या होता? एरर जनरेट करके दे देता कि n इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड सिंबल, n इज अनडिफाइंड सिंबल। समझ में आया? अब कभी कभी क्या होता है कि हमको मैसेज के साथ वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है, मतलब मैसेज विथ गिवन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, और फिर उसके बाद मैसेज, फिर वेरिएबल का वैल्यू। तो मतलब एक ही प्रिंट और प्रिंट एलन का यूज करके हम मैसेज भी और वैल्यू भी डिस्प्ले करना चाहते हैं एक साथ। तो उस केस में हमको क्या करना होता है? मैसेज और वैल्यू को आपस में ऐड करना पड़ता है, कॉन्केट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो कॉन्केट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ ऑपरेटर है जावा में, वो है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर एडिशन का तो काम करता है अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक और एक्सप्रेशन में, बट साथ ही साथ दो अलग टाइप के डेटा को कॉन्केट यानी कि ऐड करने का, या स्ट्रिंग को कॉन्केट करने का, मतलब जोड़ने का काम भी करता है। तो थर्ड क्या है इसके प्रिंट और प्रिंट एलन के बारे में आपको जानना? थर्ड क्या है आपके पास कि इफ वी ट्राई या इफ यू वांट टू प्रिंट, इफ वी वांट टू प्रिंट, है ना, मैसेज विथ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय यूजिंग सिंगल प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड, है ना, डबल नहीं कि एक का यूज किए मैसेज के लिए, एक का यूज किए वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैसेज विथ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, इफ यू वांट टू प्रिंट मैसेज विथ वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय यूजिंग
सिंगल, बाय यूजिंग सिंगल क्या है, तो बाय यूजिंग सिंगल प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड, प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेथड, है ना। तब हम कैसे करेंगे, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देन यूज्ड कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर, कॉनकैटेनेशन यानी कि प्लस ऑपरेटर, है ना। यहाँ प्लस क्या करता है, कॉन्केट करने का भी काम करता है। तो क्या करेंगे, ये जोड़ने का काम कर रहा है, कॉनकैटेनेशन मतलब जोड़ना। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है n, है ना, और n का वैल्यू है 5 और हमको डिस्प्ले करना है वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। तो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, और यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे पहले मैसेज वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू मैसेज क्लोज, देन प्लस, और यहाँ पर n यहाँ पर विदाउट डबल कोट क्योंकि उसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, इसका आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। इसी तरह सपोज हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिया n1 n2 और एक s। n1 इज इक्वल टू हमने लिखा 5, n2 इज इक्वल टू लिख दिया 10 और s इज इक्वल टू कर दिया n1 प्लस n2। ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, जो लगाइए आप, है ना। यहाँ पर सम ऑफ प्लस n1 प्लस एंड प्लस n2 प्लस इज इक्वल टू प्लस s। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिल जाएगा आपको, तो इसका रिजल्ट देखिए, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सम ऑफ एज इट इज, क्योंकि डबल कोट में है तो क्या प्रिंट करेगा, सम ऑफ, फिर इसके साथ कॉन्केट करना है किसका वैल्यू, n1, विदाउट डबल कोट है, वैल्यू ऑफ n1, तो क्या प्रिंट होगा 5। फिर कॉन्केट हो रहा है एक मैसेज, डबल कोट में है तो एंड, देन फिर प्लस कॉन्केट किया जा रहा है n2 विदाउट डबल कोट यानी इसका वैल्यू, तो n2 का वैल्यू क्या है 10, देन प्लस यानी फिर कॉन्केट किया गया क्या, इक्वल टू साइन, इक्वल टू एज इट इज, देन प्लस फिर कॉन्केट किया गया वैल्यू ऑफ s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 + 10 इज 15। तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम मैसेज के साथ वैल्यू को कॉन्केट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड के बारे में, अलग अलग तरीके से यूज, और आगे जाकर हम लोग करेंगे भी, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद कर्सर नहीं चेंज करेगा लाइन, प्रिंट एलन लगा हुआ है तो प्रिंट करने के बाद, जैसे अगर यही प्रिंट एलन यहाँ रहता, एलन भी लगा हुआ था इसके साथ, तो ये प्रिंट करने के बाद जो कर्सर यहीं ब्लिंक कर रहा है अभी, उस कर्सर को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज हमने एक ही प्रोग्राम किया और प्रिंट और प्रिंट एलन के बारे में ज़्यादातर हम लोगों ने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में इनपुट कैसे लेते हैं रन टाइम में, उसको समझाएंगे और उस पर कुछ प्रोग्राम हम लोग करेंगे। अगर आज के टॉपिक में किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।